जय जोहार, जय हिंद। हम आज करेंगे यूपीएससी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पीएससी के एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। भारत के संविधान में निम्नलिखित उपबंधों में से कौन सा 26 नवंबर 1949 से प्रभावित हुए? निर्वाचन, नागरिकता, आपात उपबंध, न्यायाधीशों की नियुक्ति। या फिर अगर इंग्लिश में देखें, Which of the following provisions of Constitution of India come into force on 26 November 1949? Election, citizenship, emergency provision, appointment of the judge। तो ये क्वेश्चन को जब हम लोग देखते हैं तो हमको पता रहता है, क्या पता रहता है? 26 जनवरी 1950 को हम लोग अपना संविधान को पूर्णतः लागू करते हैं, लेकिन कुछ जो उपबंध है वो हम लोग 26 नवंबर 1949 जिस दिन इनेक्ट करते हैं उसी दिन लागू करते हैं। वो किस, तो क्या कौन कौन सा प्रोविजन है? जैसे कि हमको पता है कि पहली बार जब हम लोग देश बनाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन जब हम लोग लिखते हैं तो गणराज्य बनेगा लोकतांत्रिक तरीके से, तो इलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो निर्वाचन और इलेक्शन कमीशन और उसके भूमिकाओं को, तो ये जो उपबंध है ये हम लोग उसी दिन ही लागू कर देते हैं। सेकेंड इम्पोर्टेंट जो रहता है कि अगर कौन भारत के नागरिक होगा तो ये हमको उसी दिन पता चल जाता है नागरिक कौन होंगे। और तीसरा क्या है कि जो आपातकालीन स्थिति के टाइम का जो उपबंध, ये क्यों कर रहे रहते हैं? क्योंकि हमको पता है जब भारत आज़ाद होता है तो इंडिया और पाकिस्तान दो देश बनते हैं, जिसके कारण क्या है कि रिफ्यूजी का क्राइसिस चलते रहता है। आपस में एक दो देश एक दूसरे के साथ लड़ाई की स्थिति में भी पहुंच जा सकते थे। इस कारण क्या है, इमरजेंसी प्रोविजन को भी हम लोग उसी दिन लागू करते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति ये नहीं करते। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1, 2 एंड 3, तो ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से की देन है? सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा। या फिर इंग्लिश में देखते हैं, द कॉन्करेट लिस्ट इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? तो कौन से कंट्री से हमने लिया है? तो ऐसे तो जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन था उतना टाइम सबको छानबीन करके डॉक्टर अंबेडकर साहब और BN राव के एडवाइस में सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट जो 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 इम्पोर्टेंट वैल्यू थे या फिर सिस्टम था हमने लिया है जो हमको सूट किया है। तो इसमें जो समवर्ती सूची जो है वो कहाँ से लिया गया था? तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया था? ये समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया से हम लोग ने समवर्ती सूची लिया है। फेडरेशन का जो सिद्धांत है फेडरल रहेगा वो कनाडा से लिया गया था। सोवियत संघ से हम लोग ने एक तो फंडामेंटल ड्यूटी लिया है, दूसरा हम लोग ने जो 5 ईयर प्लानिंग कमीशन है, 5 ईयर प्लानिंग जो हम लोग ने लिया था, जो फाइनेंशियल प्लानिंग कमीशन था। और हम लोग ने क्या लिया है? जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, जो न्याय का कॉन्सेप्ट है, न्याय जो हम लोग के प्रस्तावना में लिखा है, न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये हम लोग से लिया गया है। इटली से हम लोग ने कुछ लिया है क्या? डायरेक्टली तो बोल सकते हैं इटली से हम लोग ने DPSP को बोल सकते हैं। DPSP राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो हम लोग कहा सकते हैं कि इटली से, क्योंकि जो हम लोग आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, लेकिन जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी कहाँ से लिया गया? इटली से लिया गया है। तो इस तरीके से हम देखें तो एक सोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम कहाँ कहाँ से इंस्पायर होके हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट की फीचर लिए हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार की, संघीय सरकार की, संसदीय सरकार की, राष्ट्रपति शासित सरकार की। तो इंग्लिश में देखते हैं, जो ड्यूअल सिटीजनशिप है इज अ फीचर ऑफ द फॉलोइंग: यूनिटरी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। तो अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट होते हैं, अलग अलग टाइप के सिस्टम होते हैं। तो जो ड्यूअल सिटीजनशिप या फिर दोहरी नागरिकता, जैसे कि कई सारे देश में है,
इंपॉर्टेंट देश अगर कहा जाए तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ पे राज्य के भी नागरिक बन सकते हो और वहाँ के पूरे देश के भी एक नागरिक बन सकते हो। तो ये जो व्यवस्था होती है ये फेडरल सिस्टम को बताता है, ठीक है, फेडरल सिस्टम को बताता है, फेडरल सिस्टम को, संघीय ढांचा को बताता है। भारत को अगर देखा जाए तो भारत में क्या दोहरी नागरिकता है क्या? नहीं, भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। भारत में क्या है कि सिंगल, एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं वो है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद, संसद और विधानसभा। तो अगर इंग्लिश में देखें तो विच अथॉरिटी इज एम्पावर्ड टू ले डाउन द कंडीशन फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। तो सिटीजनशिप कौन से अथॉरिटी इसके ऊपर नियम कानून बना सकता है? तो हम लोग जानते हैं इलेक्शन कमीशन। नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का काम है बस इलेक्शन करवाना। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का काम है इलेक्शन को एग्जीक्यूट करने का पावर देना। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट। तो यहाँ पे हम लोग को जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके पास अधिकार नहीं है सिटीजनशिप के ऊपर नियम बनाना। किसके पास है? ओनली संसद के पास है, संसद के पास है। अगर हम लोग अनुच्छेद देखें, अनुच्छेद 11 देखें तो किसके पास है? संसद के पास है नियम कानून बनाने का। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एसआर बॉम्बई, एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघ 1994 के मामले में भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस विशेषताओं को उच्चतम न्यायालय ने मूल संरचना का हिस्सा माना? बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो केशवानंदा भारती केस जानते होंगे, उससे ये कॉन्सेप्ट आया था। तो इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं, एसआर बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, which one of the following feature of the Constitution of India was upheld by the Supreme Court as part of basic structure? तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट किसको माना है? पहला लिबरलिज्म, उदारवाद जिसको बोलते हैं, सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, मानवता की गरिमा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता। तो ये जो है अगर आप देखा जाए तो जो फ्रीडम, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। लिबरलिज्म तो एक आइडियाज है। तो लेकिन ये जो हम लोग में पता है कि एसआर बॉम्बई केस ने किसको, जो मूल संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना है, तो किसको माना है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा पंथ निरपेक्ष को या सेकुलरिज्म को, सेकुलरिज्म को। अब ये सेकुलरिज्म भी क्या है कि भारत में जो है सेकुलरिज्म भी है, पॉजिटिव, सकारात्मक और नकारात्मक होता है। भारत में क्या है कि पॉजिटिव सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता के साथ साथ धर्म निरपेक्षता भी है यहाँ पे, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्जन ऑफ सेकुलरिज्म, जिसमें क्या है कि जैसे कि अगर सेकुलरिज्म की बात किया जाए तो नेगेटिव कॉनोटेशन में होता है कि राज्य, जो स्टेट है और धर्म है, दोनों अलग अलग रहेंगे बोलेंगे। लेकिन जब इंडियन जो वर्जन है जिसमें सर्वधर्म संभव है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि अलग अलग पंथ और अलग अलग धर्म है, और राज्य और धर्म एकदम कंप्लीटली एक्सक्लूसिव नहीं है। भारत में राज्य और धर्म कहाँ पे इंटरेक्शन करते हुए नजर आएंगे, दिखेंगे आपको। बहुत सारे जो चर्च हैं, मंदिर हैं, ठीक है, ट्रस्ट के द्वारा सरकार भी वहाँ पे मैनेजमेंट कर सकता है, करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? एसआर बॉम्बई के केस में ये पंथ निरपेक्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के संविधान के उद्देशिका में समाजवादी शब्द किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? इंग्लिश में देखें तो द टर्म सोशलिस्ट was inserted into the preamble of Constitution of India by which amendment? तो सोशलिस्ट हमको पता है 3 नए शब्द जोड़े गए हैं हमारे प्रस्तावना, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये कौन से संविधान संशोधन बिल के अनुसार जोड़ा गया था? तो ये जो जोड़ा गया था वो कौन सा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन बिल 1976 के द्वारा। ये टाइम है, इमरजेंसी का टाइम होता है, उतना टाइम
ये शब्द मैडम इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ये शब्द जुड़ा जाता है। जब हमको पता है इमरजेंसी 1975 से 77 तक चलते रहता है, तो उसके बाद 43वें संशोधन में जो ये अमेंडमेंट है उसमें कुछ बदलाव करते हैं। 44 में क्या होता है, बहुत सारे संशोधन को फिर से रिवर्स किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से, चलो निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार, ठीक है, कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो सबको अवेलेबल है, चाहे भारत का हो या कोई फॉरेन का हो, सबको आर्टिकल 21 के अंदर, तो ये सबको अधिकार है। दूसरा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर धर्म का स्वतंत्रता, जो आपको आर्टिकल 25 में मिलेगा, अनुच्छेद 25 में 25 में मिलेगा, ये भी सबको समान अधिकार मिला है। ठीक, समानता का अधिकार, ये भी बिल्कुल सबको मिला है, समानता का अधिकार, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है, लेकिन ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जो केवल भारतीयों के लिए है? तो कौन सा है? अभिव्यक्ति की आज़ादी, जो आर्टिकल 19 है। तो आर्टिकल 19 है जो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो केवल भारतीयों को के लिए मिला हुआ है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 19। अगर आर्टिकल 19 दूसरे के लिए भी दिया जाए तो क्या हो सकता है, कोई ऐसे उद्ग्रही तत्व आ सकते हैं जो कि पाकिस्तान के बारे में बात करना शुरू कर दें, या फिर किसी के बारे में, शत्रु देश के बारे में, या किसी के बारे में बात कर सकते हैं। इसी कारण क्या है, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो केवल भारतीय लोगों को मिला गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप विदेश का या फिर किसी का उसका अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन बहुत सारे अधिकार हैं, आप लिबरल तरीके से बात रख सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि फंडामेंटल जो राइट है 19, वो इट सेल्फ एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ भी नहीं बोल सकते, उसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। लॉ एंड ऑर्डर, इंटीग्रिटी और यूनिटी ऑफ इंडिया हो गया, उसके बाद मोरालिटी आ जाती है, तो उसके कारण। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वो है, जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रचलन में हो तब निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी मूल अधिकार में प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? अनुच्छेद 20, 21, 21, 22, 19, 20, 15, 16। इंग्लिश में अगर देख लें, ड्यूरिंग ऑपरेशनल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी, इमरजेंसी घोषित करते हैं, द राइट टू मूव any court for enforcement of the fundamental right remains suspended during which of the following? तो कौन सा आर्टिकल को सस्पेंड, कौन से आर्टिकल को छोड़ के बाकी सबको सस्पेंड कर सकते हैं? तो नेशनल जब इमरजेंसी होता है तो आप जानते हो, नेशनल 352 के आसपास हो गया, नेशनल इमरजेंसी होता है। और दूसरा आपके जो आर्टिकल 359 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि अगर इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दिया गया है तो आपका जो फंडामेंटल जो राइट होता है वो सब राइट आपका क्या हो सकता है, निलंबित हो सकता है, एक्सेप्ट दो। तो एक्सेप्ट दो कौन कौन सा होता है? एक आर्टिकल 21 और दूसरा आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये आप छोड़ के बाकी सबको निलंबित किया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ किया गया है? अंग्रेजी में देखते हैं, वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंशन? प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना में? नहीं। दूसरा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बिल्कुल राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मूल कर्तव्य में नहीं है, 9वीं सूची में नहीं है, ये क्या हो जाएगा? मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो अगर हम लोग डीपीएसपी देखते हैं तो 36 से लेके 51 तक, तो जो 51 नंबर का जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो किस चीज को बताता है? ये बताता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, कोऑपरेट करेंगे सबको। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस
अनुशंसा पर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो ऑन whose recommendations were the fundamental duties included in constitution? तो किसके अनुशंसा या फिर किसके रिकमेंडेशन पे हम लोग ने मूल कर्तव्य लेके आए हैं? जब मूल कर्तव्य की बात किया जाए तो ये किसके टाइम में, इंदिरा गांधी के टाइम में आते हैं। और ये आपको देखा जाएगा तो पता चलेगा कि जो इंदिरा गांधी के टाइम में, तो ये कौन सा किसके रिकमेंडेशन रहता है? पुंछी कमीशन, एल.एम. सिंघवी कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी या सरकारी कमीशन? तो आपको पता है कि पुंछी कमीशन और सरकारिया कमीशन, ये तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन को अच्छे करने के लिए ये आयोग बनाया गया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वर्ण सिंह समिति। क्या हो जाएगा? स्वर्ण सिंह समिति। इसका इन्होंने रिकमेंडेशन किया था कि हमको अपना कर्तव्य को नहीं भूलना है, अधिकार के जब बातें करते रहते हैं। तो ये इमरजेंसी के दौरान लेके आया गया था। और किसके रिकमेंडेशन पे? स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का भाग है परंतु उनके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं होता? इंग्लिश, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य के विधान परिषद, राज्य के विधान सभाएं। Which of the following is a part of electoral college for the electing the president of India but not a part of his impeachment process? ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कौन कौन है पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज के? कौन कौन पार्ट होते हैं? जो एमपी हो गए, एमएलए हो गए, कहाँ पे एमपी, कहाँ पे? लोकसभा और राज्य का। ठीक है, ये हो गए। और कौन होते हैं? बट नॉट अ पार्ट ऑफ इम्पीचमेंट। सब होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में, सब होते हैं, लेकिन जो पार्ट इम्पीचमेंट का जो पार्ट नहीं होता वो कौन रहता है? राज्य के लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य के विधान परिषद जो होते हैं वो पार्ट नहीं रहते, बाकी सब रहते हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिनेश गोस्वामी समिति ने कौन सी सिफारिश की थी? राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग का गठन की, लोकसभा चुनाव में सूची पद्धति लागू करने की, लोकसभा चुनाव के लिए सरकारी वित्त पोषण की, लोकसभा चुनाव की निर्दलीय प्रत्याशियों पर प्रतिबंध की। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन, ठीक है, नहीं ये नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ लिस्ट सिस्टम फॉर लोकसभा, नहीं है। स्टेट फंडिंग फॉर इलेक्शन ऑफ लोकसभा, बिल्कुल ये सही है। लोकसभा में चुनाव के लिए सरकारी वित्त पोष, जो मसल्स पावर बढ़ते जा रहे थे, ठीक है, और पैसा बढ़ते जा रहा था, तो वो कहा गया था कि अगर सरकारी वित्त पोष के द्वारा अगर इलेक्शन किया जाएगा लोकसभा की तो लोकतंत्र के लिए अच्छा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस सूची में दल बदल रोधी कानून का उपबंध शामिल है? दूसरी, पांचवी, आठवीं, 10वीं अनुसूची। इंग्लिश में देखते हैं, इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर द प्रोविजन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ इंक्लूड्स? तो एंटी डिफेक्शन लॉ ये राजीव गांधी के टाइम में लेके आते हैं, ठीक है, 1988 में। तो अगर इसमें देखा जाए तो ये कौन सा, ये शेड्यूल रहते हैं 10th शेड्यूल। तो आपको ओरिजिनली हमारे पास 8 शेड्यूल रहते हैं, फिर 9th 10th, जो पहला अमेंडमेंट के थ्रू 9th, उसके बाद 10th, उसके बाद 11th और 12th शेड्यूल बनते हैं, जिसमें 11th 12th में आपका पंचायती राज है। ठीक, तो ये एंटी डिफेक्शन के लिए जो है वो 10th शेड्यूल लेके आते हैं। 8th शेड्यूल की बात करें तो 8th शेड्यूल में जो 8वीं अनुसूची में है, आपको भाषा के बारे में मिलेगा, और इस भाषा में आपके पास कितने भाषा हैं? 22 शेड्यूल लैंग्वेज है। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरी अनुसूची में देखा जाए तो जो सैलरी है, वेतन है, उसके बारे में रहेगा एमपी एमएलए की। 5वीं अनुसूची में देखेंगे तो ट्राइबल एरिया के लिए अनुसूची है, जिसमें आपका 4 इंपॉर्टेंट राज्य के जो ट्राइब्स हैं
ठीक है ना, जनजाति के लिए, जिसको हम लोग कैसे करके याद करते हैं, एटीएम मशीन, ठीक है ना, एटीएम, एटीएम हो गया। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और असम। तो इस टाइप से आपका आपका चार, जो तीन इम्पोर्टेंट जो ट्राइबल के लिए कैसे करके उनके लिए सूची बनाया गया है, तो उसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो ये है भारत के महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है, बिल्कुल। दूसरा, उनमें वही योग्यता होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की में होती है। तीसरा, उसे संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। चौथा, उसे सदन द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो एक तो सही है। अगर जहाँ पे एक नहीं है वो गलत कर देते हैं। तो अब अगर एक सही है तो दो, चार तो गलत हो गया। हाँ, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर है, तो महाभियोग की जरूरत ही नहीं है, तो जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक रह सकते हैं, तो चार तो हटा ही दिए। अब दो सही है कि गलत, दो या तीन, तो उसे संसद के किसी भी सदन का हिस्सा होना चाहिए, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है, तो आंसर तीन हट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो, मतलब जो दो स्टेटमेंट है जिसको हम लोग देख रहे थे, उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में हो, बिल्कुल वही योग्यता होना चाहिए। तो इसका न्यायाधीश का योग्यता क्या होता है, तो ये होता है 10 साल के लिए एडवोकेट हो जाए, ठीक है, तो ये एक योग्यता रहती है। तो इस टाइप से आपका जो, या फिर एमिनेंट जूरिस्ट हो जाए, तो वो जो सर्वोच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीश के लिए जो योग्यता रहती है, वो अटॉर्नी जनरल वो बन सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धन विधेयक के बारे में सही नहीं है, धन विधेयक के बारे में सही नहीं है। तो जब आर्टिकल 110 देखते हैं, अनुच्छेद 110, वो क्या है, मनी बिल के बारे में। तो मनी बिल के बारे में, तो अब यहाँ पे देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है मनी बिल के। तो पहला, धन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। दूसरा, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज अ फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर बिल इज मनी बिल और अनदर बिल। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्धारित करने का अंतिम प्राधिकारी होता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, बिल्कुल सही। ये तो होता है लोकसभा की जो लोकसभा के अध्यक्ष है, स्पीकर है, वो निर्धारित करता है कोई बिल मनी बिल होगा कि नहीं बिल होगा। दूसरा, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा में 14 दिन के भीतर लौटानी होती है, बिल्कुल सही, 14 दिन के अंदर उसको लौटानी पड़ती है, जो है ना। मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा मस्ट बी रिटर्न बाय राज्यसभा इन 14 डेज, बिल्कुल। और वो रिकमेंडेड बस कर सकते हैं, रिकमेंडेड दे सकते हैं। तीसरा, राष्ट्रपति धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचारण के लिए नहीं लौटा सकता, बिल्कुल। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट आता है, तो इसको काहे को फिर से लौटा देगा, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तीनों के तीनों सही है, तो गलत क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो धन विधेयक है संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत नहीं किया जाता। जो धन विधेयक है हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त पर्याप्त सुविधा प्रदान करने का प्रयास करेगा। तो कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है, तो इंग्लिश में हम लोग देखते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द स्टेट डायरेक्ट टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन ऑफ मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेट ऑफ एजुकेशन। तो मदर टंग कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, तो अगर देखा जाए तो आर्टिकल 351, तो आपको पता है ये बोला जाए कि हिंदी का प्रमोशन करेंगे, ठीक है। लेकिन बाद में हम लोग को क्या मदर टंग
को जो ऐड करने का कौन सा बताया गया है वो अनुच्छेद 350 ए बताया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 350 ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ते किससे दिए जाते हैं? भारत का समेकित निधि, राज्य का समेकित निधि, भारत का आकस्मिक निधि, राज्य का आकस्मिक निधि। अगर इंग्लिश में देखें, द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट आर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है और एक कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का तो सुप्रीम कोर्ट अगर रहता तो वहां के जज का रहता है, तो ये गलत हो जाएगा। कंटिजेंसी फंड नहीं रहता, ये तो नहीं होता, ये हो जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। तो राज्य का समेकित निधि है, वहां से जो पैसा निकलता है वो किसके लिए जाता है? जो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए जाता है। जैसे कि हमको पता है कि कुछ इंस्टीट्यूशन है भारत को, उसको इंडिपेंडेंट बना के रखे हैं, तो उसमें से ये न्यायालय भी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ब्रिटिश सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यप्रणाली के स्थान पर विभागीय पद्धति पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उनके अधिकार को और अधिक मजबूत किया? काउंसिल, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909। इंग्लिश में अगर देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया स्ट्रेंथन द अथॉरिटी ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय इंट्रोड्यूसिंग द डिपार्टमेंटल सिस्टम इन प्लेस ऑफ कलेक्टिव फंक्शनिंग? तो अगर डिपार्टमेंटल सिस्टम को देखा जाए या फिर विभागीय पद्धति पोर्टफोलियो सिस्टम देखेंगे तो कब आता है? ये बहुत पहले आ जाता है, 1909 में तो अलग अलग रहता ही है। तो ये 1909 तो हमको पता है, ये तो इसमें हम लोग को पता है सेपरेट इलेक्टोरेट की बात होती है, ठीक है, पृथक निर्वाचन की बात होती है, ये गलत हो जाएगा। इंडियन काउंसिल एक्ट भी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म किया जाता है और क्राउन रूल आ जाती है। तो लेकिन जो ये जो है 1861, उसके बाद जब वाइसरॉय का एक नया पोस्ट बनाया जाता है, ठीक है, तो वाइसरॉय का पोस्ट, उसके बाद नेक्स्ट फेज में क्या है कि वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बढ़ाया जाता है और पोर्टफोलियो सिस्टम लेके आ जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल के ऊपर है, किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, इतना एब्सोल्यूट तो नहीं है। दूसरा, एक बार में 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। देखते हैं, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। या फिर इंग्लिश में देखें, द टर्म ऑफ लोकसभा, ठीक है, जैसे कि आपको पता है राज्यसभा का टर्म कितना होता है? राज्यसभा का टर्म कितना होता है? 5 साल नहीं होता। राज्यसभा परमानेंट हाउस है और दो राज्यसभा परमानेंट हाउस है, उसका कोई वर्ष नहीं। राज्यसभा के मेंबर का जो है वो 6 वर्ष है, हर 2 वर्ष में 1/3 निकलते हैं। लेकिन लोकसभा का जो अवधि है वो 5 साल का रहता है। लेकिन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस, नहीं भाई, विशिष्ट परिस्थिति आती है तो एक्सटेंड कर सकते हैं, इमरजेंसी जैसी। कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ एट अ टाइम, या कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ये सही हो जाएगा। जब आपातकाल घोषणा करते हैं तो एक एक बार में 1 साल हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? उसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से, चलो निम्नलिखित में से किस विधेयक को भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल मस्ट बी मस्ट बी मस्ट बी पास बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, each of the house of the parliament separately by special majority? ordinary bill, money bill, finance bill, constitutional amendment bill। तो जो विशेष बहुमत से जो पारित किया जाता है वो कौन सा बिल है?
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो आर्टिकल 368 में हम लोग जो बिल पारित किया जाता है, तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी मतलब वहाँ पे एक तो समानता मेजोरिटी चाहिए, प्लस वहाँ पे प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है ना, जो उसके प्रेजेंट कितने हैं और उसके साथ साथ वोटिंग कितने हैं, उसके आधार पे ये बिल पारित किया जा सकता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है वैसे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? चलो देखते हैं। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, वन और समवर्ती सूची। तो वन समवर्ती सूची, स्टॉक मार्केट कॉन्करेंट लिस्ट, पोस्ट ऑफिस सेविंग यूनियन लिस्ट, पब्लिक हेल्थ स्टेट लिस्ट। तो अगर हम लोग देखें तो वन जो है, शेयर मार्केट जो है, वो आपको कहाँ मिलेगा? केंद्र शासित केंद्र सरकार के में मिलेगा। डाकघर बचत जो बैंक है संघ सूची में मिलेगा, ये सही है। लोक स्वास्थ्य वो राज्य सूची में मिलेगा, ये सही है। तो ये क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची में ये वाला गलत है, शेयर मार्केट, ये क्या होगा? संघ सूची में होगा। जो वन है पहले राज्य सरकार के सूची में आता था, फिर उसको क्या किया? समवर्ती सूची में किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2, यहाँ पे बी होगा, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के संबंध में, इसने प्रांतीय स्वशासन की उपबंध था, इसमें एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध था, इसमें केंद्र के अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। तो अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में देखा जाए तो उसमें प्रोविजनल ऑटोनॉमी की बात किया गया था, जो डायरकी का सिस्टम कहाँ पे? सेंटर पे लगाया गया था। सही है पहला। दूसरा, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, बिल्कुल 1935 में 37 में फेडरल कोर्ट बना था इसके कारण, जो कि 1926 तक था, 1950 तक था, 26 जनवरी। उसके बाद हम लोग का सुप्रीम कोर्ट आते हैं, तो ये भी सही है। दूसरा, अखिल भारतीय फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी, लेकिन लागू नहीं हुई थी, बन नहीं पाई थी, लेकिन बात की गई थी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑल द अबव आएगा, तीनों आके तीनों आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कथन और कारण के जैसे है। तो पहला, भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। दूसरा, भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज हाई कोर्ट विद इन इट्स टेरिटरी। ऐसा नहीं है, कुछ राज्यों में, जैसे कि अगर वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है ना, असम को गुवाहाटी का ले लिया जाए तो अलग अलग नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के साथ है ना। जैसे कि चंडीगढ़ पंजाब का एक 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 हाई वो है, ठीक है ना, हाई कोर्ट है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन रीजन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट एवरी स्टेट शैल हैव इट्स ओन हाई कोर्ट। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में जरूर लिखा है कि हर एक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो पीआईएल, अगला क्वेश्चन है पीआईएल के लिए में, भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित याचिका की शुरुआत के समय भारत का मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन जुडिशरी सिस्टम? एम हिदायतुल्लाह, ए एम अहमदी, ए एस आनंद, पी एन भगवती। तो जब पीएल सिस्टम लेके आ रहे थे तो बहुत ज्यादा जो एडवोकेट थे वो कौन थे? पी एन भगवती जी। फैक्चुअल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। चलो विचार करना है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। दूसरा, विलियम बेनेडिक्ट
बेंडिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। उपयुक्त में से कौन सा सही है? कंसिडर रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये गलत हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग रहते हैं पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो एक गलत हो जाएगा। दूसरा, विलियम बेकेट वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये सही हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया ओनली 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ने 25 क्वेश्चन को हम लोग ने देखा जो कि यूपीएससी का है। तो ये अच्छे क्वेश्चन है जो कि पीएससी में आ सकता है या फिर इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो करना चाहते हैं। थैंक यू। जय हिंद।